नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा दोस्तों 14। इससे पहले दोस्तों सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से 13 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं दोस्तों वो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख लें। चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलेंगे। और आप सभी जानते हैं दोस्तों ये हमारी सीरीज चल रही है मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें हम दोस्तों उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से आपके लिए लगातार मॉक टेस्ट तैयार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर जो है आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ आंसर भी करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अनेक नहरों का निर्माण करवाया? ऑप्शन देखिए, इल्तुतमिश, बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, दिल्ली के किस सुल्तान ने अनेक नहरों का निर्माण करवाया? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक ने अनेक नहरों का निर्माण करवाया था। इसीलिए दोस्तों फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा जाता है? सिंचाई विभाग का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखेंगे इसको, सिंचाई सिंचाई विभाग का जनक भी कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक ने कब से कब तक शासन किया। तो फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों 1351 से लेके 1388 तक दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली का सुल्तान रहा। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और इसका आंसर करें। देखिए, निम्न में से कौन सी पत्रिका किसी क्रांतिकारी संगठन से संबंधित नहीं थी? ऑप्शन देखिए, युगांतर, गदर, संध्या, प्रबुद्ध भारत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 2 का? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी संगठन से संबंधित नहीं है? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, प्रबुद्ध भारत। ये क्रांतिकारी संगठन से संबंधित नहीं है। ठीक है, बात करें प्रबुद्ध भारत की तो याद रखेंगे दोस्तों प्रबुद्ध भारत की शुरुआत कब हुई अगर आपको पूछा जाता है तो इसकी शुरुआत हुई दोस्तों, इस पत्रिका की शुरुआत हुई थी 1896 में। ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों इस पत्रिका की शुरुआत की गई थी? याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत कब हुई और इसकी शुरुआत किसने की? दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। प्रबुद्ध भारत की शुरुआत 1896 में हुई और किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई। ठीक है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने इस पत्रिका की शुरुआत, याद रखें ये पत्रिका दोस्तों इसकी शुरुआत जो है विवेकानंद जी ने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए किया था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये कोई क्रांतिकारी संगठन से संबंधित नहीं है पत्रिका प्रबुद्ध भारत। बाकी ये तीनों जो हैं आपका युगांतर, गदर और संध्या, ये तीनों क्रांतिकारी संगठन से संबंधित पत्रिकाएं हैं। ठीक है, बात करें युगांतर की तो युगांतर की शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1906 से। ठीक है, उसी प्रकार गदर पत्रिका की शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1913 से। शुरुआत हुई थी गदर पत्रिका की। उसी प्रकार संध्या जो पत्रिका है दोस्तों, संध्या पत्रिका की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1906 से। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। जो आपका युगांतर पत्रिका है दोस्तों जिसकी शुरुआत 1906 में हुई, तो किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? याद रखेंगे वारिंदर कुमार घोष। ठीक है, नाम याद रखेंगे वारिंदर कुमार घोष। ठीक है, वारिंदर कुमार घोष ने शुरुआत की थी युगांतर पत्रिका की। उसी प्रकार जो गदर पत्रिका है आप जानती हैं, गदर पार्टी ने दोस्तों इस पत्रिका की शुरुआत की, गदर पत्रिका की। साथ ही साथ संध्या पत्रिका की बात करें तो संध्या पत्रिका की शुरुआत जो है कब हुई थी? मैंने अभी बताया था 1906 में हुई इसकी शुरुआत। ये दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध से संबंधित है संध्या पत्रिका। ठीक है, ये चारों आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है
बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था। तो इन चारों में से एक स्थल ऐसा है जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। आपको आंसर करना है। पहला है कुशीनगर, श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, सारनाथ। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। कौन सा स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का, क्या हो जाएगा 3 का, श्रवणबेलगोला। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। श्रवणबेलगोला दोस्तों ये क्या है? श्रवणबेलगोला जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म का ये एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है श्रवणबेलगोला। और श्रवणबेलगोला का है, ये है आपका कर्नाटक। ठीक है, बाकी तीनों जो है आपका कुशीनगर हो गया, लुम्बिनी हो गया, सारनाथ हो गया, ये तीनों जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और श्रवणबेलगोला जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से भारत में सबसे अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्र कौन सा है? तो 4 का आपको बताना है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन देखिए गंगा घाटी क्षेत्र, बी ऑप्शन देखिए दक्षिण भारतीय पठार, सी ऑप्शन देखिए हिमालय और उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, या फिर डी देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 4 का राइट आंसर? सबसे अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्र है भारत का, कौन सा है? हिमालय और उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र जो है पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है? तो इसमें से आपने बताना है कौन सा इस्पात संयंत्र जो है पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है। ऑप्शन देखिए दुर्गापुर, हीरापुर, कुल्टी, बोकारो। क्या हो जाएगा राइट आंसर 5 का? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, आपका हीरापुर भी आपका पश्चिम बंगाल में है, कुल्टी भी पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, लेकिन बोकारो जो है आपका पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। बोकारो कहाँ है आपका? बोकारो है आपका झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है, यानी कि जो आपका इंडियन सॉइल है, यानी कि जो भारतीय मिट्टी है, मृदा है, उसमें किस तत्व की सर्वाधिक कमी है ये बताना है। ऑप्शन देखिए तांबा, लोहा, जस्ता, मैग्नीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? भारतीय मृदा में किस तत्व की जो है सर्वाधिक कमी है? तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, क्या हो जाएगा? जस्ता। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जस्ता, या जिसे हम क्या कहते हैं? जिंक। ठीक है, तो जस्ता जिंक की जो है दोस्तों सर्वाधिक कमी है भारतीय मृदा में। साथ ही साथ आप जानती हैं दोस्तों, जिंक या जस्ता जो है दोस्तों ये पौधे के ग्रोथ के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण जो है, निर्माण एवं रख रखाव किस एजेंसी द्वारा किया जाता है? आपको बताना है लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण एवं रख रखाव किस एजेंसी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन देखिए हिमाचल प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सीमा सड़क संगठन, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का? 7 का दोस्तों राइट आंसर बताइए, लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण एवं रख रखाव कौन सी एजेंसी करती है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सीमा सड़क संगठन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बीआरओ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बीआरओ बोलते हैं, यानी कि आपका बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये जो बीआरओ है दोस्तों, ये भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत करता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, याद रखेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारत में कॉफी उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आपको बताना है कॉफी के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन देखिए काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेटेराइट मिट्टी।
ठीक है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है। भारत में कॉफी उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? वो है आपकी लेटेराइट मिट्टी। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे, जो ये लेटेराइट मिट्टी है ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। ठीक है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। ठीक है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है। साथ ही साथ आप ये याद रखें कि लेटेराइट मिट्टी जो है कहाँ ज़्यादा पाई जाती है, तो याद रखेंगे कर्नाटक हो गया आपका, कर्नाटक, केरल, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। ठीक है, तमिलनाडु। तो यहाँ पर दोस्तों लेटेराइट मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसका आंसर करेंगे। 9 है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य बताना है आपने। ठीक है, ये मैंने पहले भी करवा रखे हैं आपको सारे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन देखिए, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है भारत का सबसे छोटा राज्य। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? सिक्किम है सबसे छोटा राज्य। और सबसे बड़ा अगर बात करें, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है आपका यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सबसे कम सिक्किम। क्लियर हो गया। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे, सिक्किम दोस्तों ये हिमालय रीजन में स्थित है दोस्तों। साथ ही साथ इसकी सीमाएं जो हैं कहाँ कहाँ लगती हैं ये भी याद रखेंगे। सिक्किम की जो सीमाएं हैं दोस्तों भूटान से लगती हैं। ठीक है, भूटान से इसकी सीमा लगती है। साथ ही साथ तिब्बत से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, भूटान, तिब्बत और नेपाल। ठीक है, भूटान, तिब्बत, नेपाल से दोस्तों सिक्किम की जो है सीमाएं जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ की जो जनसंख्या है सिक्किम की वो कितनी है? सिक्किम की जो जनसंख्या है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार 6 लाख के लगभग है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, 6 लाख लगभग जो है जनसंख्या है सिक्किम की। और ये दोस्तों ये आंकड़ा जो है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का क्या नाम है? ऑप्शन देखिए, भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो क्या हो जाएगा 10 का राइट आंसर बताइए? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा भारत और इंडिया। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आपको बताना है संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई थी। ऑप्शन देखिए, 8 सितंबर 1946, 9 अक्टूबर 1947, यहाँ पर वन है, ठीक है, 1947, 8 नवंबर 1947 या फिर 9 दिसंबर 1946। ये क्वेश्चन आप सभी जानते हैं दोस्तों, कई बार ये मॉक टेस्ट में आ चुका है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 11 का राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इसी दिन दोस्तों और इसी आपका इसी बैठक में क्या किया गया था? इसी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, इसी बैठक में, यानी कि जो प्रथम बैठक हुई थी इसी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसको चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष? तो आप सभी जानते हैं अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आंसर करेंगे इसका, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था जो है
इंग्लैंड से ली गई है। आपको यहाँ पर बताना है यहाँ पर कौन सी व्यवस्था जो है इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन देखिए, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका, संसदीय प्रणाली या फिर संघीय प्रणाली। बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान में इंग्लैंड से कौन सी व्यवस्था इसमें से ली गई है वो बताना है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संसदीय प्रणाली। ठीक है, इंग्लैंड के संविधान से क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली को लिया गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। ठीक है, ये सारे मैंने आपको डिटेल में बता रखे हैं। तो याद रखेंगे, जैसे आपका पहला है मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार दोस्तों, मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका, ठीक है, यूएसए। ठीक है, उसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायपालिका की बात करें तो सर्वोच्च न्यायपालिका भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, इसको भी जो है यूएसए से लिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार संसदीय प्रणाली आपका इंग्लैंड से ली गई है और संघीय प्रणाली को कहाँ से लिया है, संघीय प्रणाली को दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कनाडा। तो याद रखेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, मूल अधिकार यूएसए अमेरिका से लिए गए हैं, उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायपालिका ये जो है ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है, संसदीय प्रणाली इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है और संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो आपको यहाँ पर अनुच्छेद बताना है, कौन सा अनुच्छेद बताना है। देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो आपको राइट आंसर क्या होगा इसका बताना है। अनुच्छेद 74, आर्टिकल 85, 86 या फिर 101, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा दोस्तों, किस अनुच्छेद में है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 74। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद जो आपका 74 है ये क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है राष्ट्रपति को सलाह व सहायता के लिए जो है एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, 74 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 74। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये दोनों करंट अफेयर्स से हैं। क्वेश्चन 14 देखिए, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रभावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन देखिए, श्रीलंका, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया। ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रभावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रभावो सुबियांतो। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 है दोस्तों, फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो 15 का क्या हो जाएगा बताएं, फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, इनको फरवरी में नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है ज्ञानेश कुमार को। ठीक है, बात करें दोस्तों चुनाव आयोग की। ठीक है, चुनाव आयोग की बात करें दोस्तों, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, चुनाव आयोग की स्थापना हुई दोस्तों 25 जनवरी 1950। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को दोस्तों स्थापना हुई चुनाव आयोग की। ठीक है, चुनाव यहाँ पर आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई दोस्तों। साथ ही साथ तभी हम दोस्तों क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं ना। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये मनाते हैं दोस्तों 25 जनवरी को। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से दो चीजें और याद रख लें। पहला, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ठीक है, तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त,
प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे दोस्तों सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। ठीक हो गया। चल, तो दोस्तों ये थे आपके 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और एवं सामान्य अध्ययन से। आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छे लगे होंगे, और आपने कितने दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर सही किए ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।